नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के छठा अध्याय कविता जनतंत्र के जन्म, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। यह कक्षा 10 के गोधूली का कविता सेक्शन है। छठा अध्याय जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित कविता। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित कविता जनतंत्र के जन्म का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। चलिए सुनने का प्रयास करें और समझने का भी प्रयास करें। मैं चाहता हूं जो छात्र नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ इन वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दें जिनको अभी ये सब चीज़ नहीं पढ़े हैं और इसका जानकारी अभी तक नहीं है, उनको ज़रूर भेज दें। पहला क्वेश्चन है कि कवि के दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है। कहता है कवि के जो दृष्टि है वह समय के रथ जो है उसका घर घर नाद क्या है, आवाज़ क्या है, उसी के बारे में पूछता है। तो उत्तर होगा कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का जो घर घर नाद है, घर घर नाद का अर्थ है जनता की पुकार। कवि के दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद का अर्थ है जनता की पुकार, जनता की आवाज़, जनता की मांग, जनता की इच्छा, जनता की चाहत, जनता की पुकार। समय की पुकार है कि सिंहासन पर राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। ये जो सिंहासन है वो सिंहासन पर अब राजा का अधिकार नहीं होगा, राजा का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अब उस पर प्रजा राज करेगी, प्रजा का अधिकार होगा, प्रजा के द्वारा राज सत्ता संभाली जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि कविता के आरंभ में कवि जनता का वर्णन किस रूप में करता है। कहता है कविता के आरंभ में कवि जनता को मिट्टी के समान कहता है और जारे पाले की कसक को सहने वाली है। वह मुंह खोल कर किसी को दर्द भी नहीं बताती है, इसीलिए जनता सचमुच में बहुत बड़ी वेदना को सहती है, बहुत बड़ी कष्ट को सहता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार किन लोगों के दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्चे की तरह है और क्यों है। कवि क्या कहकर इसका प्रतिवाद करता है। कवि के अनुसार जनता राजा या अंग्रेजों की दृष्टि में फूल या दुधमुही बच्चे की तरह है, क्योंकि जनता को बहलाने एवं फुसलाने के लिए जंतर मंतर और कुछ खिलौने के रूप में रुपया पैसा दे दिया जाता है। इसीलिए कवि जनता को दुधमुही बच्चा कहकर उनका प्रतिवाद करता है। चौथा क्वेश्चन है कि कवि जनता के स्वप्न का किस तरह से चित्र खींचता है। कवि जनता के स्वप्न जो लेता है, स्वप्न जो उसको आता है, उसका कैसा चित्र खींचा गया है। तो कवि कहता है कि जनता जब आज़ादी की स्वप्न देखती है तो आकाश के जो दरवाजे हैं वह धड़कने लगता है और आज़ादी रूपी सूर्य की जो किरण है वह अंधकार को चीरते हुए फाड़ते हुए आगे निकल जाती है और ऐसा लगता है कि जनता जो है स्वप्न में आज़ादी का सपना देख रहा है। पांचवा क्वेश्चन है विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किसके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। कहता है विराट जनतंत्र का जो स्वरूप है वह भारत के 33 करोड़ जनता है। भारत के 33 करोड़ जनता और 33 करोड़ सिंहासन की बात यहाँ हो रही है। 33 करोड़ जनता राजा बनेंगे और 33 करोड़ सिंहासन पर बैठेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि 33 करोड़ अब राजा बन जाएंगे, उस पर राजा के कोई अधिकार अब नहीं रहेंगे। विराट जनतंत्र का जो स्वरूप है वह भारत माता के 33 करोड़ जनता हैं और 33 करोड़ उसके सिंहासन हैं। कभी राजा के सिर पर नहीं बल्कि प्रजा के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है। कवि कहता है अब राजा के सिर पर मुकुट नहीं धरा जाएगा, अब मुकुट हकीकत में धरा जाएगा, रखा जाएगा, तो वह प्रजा के सिर पर ही रखा जाएगा। कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। कहता है कवि के दृष्टि में आज के जो देवता हैं, कवि के दृष्टि में आज के जो देवता हैं वह किसान हैं, मजदूर हैं, खेतों में काम करने वाली महिला हैं। कवि के दृष्टि में आज के जो देवता हैं किसान और मजदूर हैं और वे सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे मजदूर मिलेंगे और खेत खलिहान में काम करते हुए किसान मिलेंगे। वह मिलेंगे कहाँ? खेतों में और सड़कों पर। सातवां क्वेश्चन है जनतंत्र के जन्म कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। वह मूल में क्या कहना चाहता है, ओरिजिनल बात क्या है इसका।
कहता है कविता जनतंत्र के जन्म कविता का मूल भाव यह है कि जनता पर जो हो रहे अन्याय अत्याचार को दूर करना है तथा राजतंत्र को खत्म करके जनतंत्र का स्थापना करना है, लोकतंत्र का स्थापना करना है। इस कविता के माध्यम से कवि इन सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से दिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी छात्र इन वीडियो को नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को अवश्य पढ़ लें। धन्यवाद।